नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये घटना चक्र महासंग्राम का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे भौतिकी विज्ञान का। बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी आज तक भौतिकी विज्ञान के क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को व्याख्या सहित और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और विदाउट कंफ्यूजन अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो जान जाइए कि हर साल बीपीएससी अल्टरनेट क्वेश्चन पूछता है। किसी साल बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो किसी साल जो है फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से पिछले साल जो है 65 में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था तो 66 में जो है जाहिर सी बात है इस बार जो है फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और आपका जो केमिस्ट्री है वो कांस्टेंट रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन सफिशियंट है, बहुत बता दिया हूं। लेकिन अगर टक्कर होता तो इसी में, तो यानी कि हमें दोनों सीरीज को देखना हो सकता है। फिर से बायोलॉजी ना करके फिजिक्स कर दे या फिजिक्स ना करके फिर से बायोलॉजी ही सीरीज को आगे रखते, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों पार्ट साइंस का जो है इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बेहतरीन तरीके से आपको समझना चाहिए। दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप किसी न किसी कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा, तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन पटना में है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि सिखाया जाता है। इसी का परिणाम है कि 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में 30+ स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ। बाकी मेंस में ऊपर वाले की दुआ, आप लोग का प्यार और हमारा मेहनत रंग जरूर लाएगा। जितना रिजल्ट होगा फिर हम बताएंगे। साथ साथ में प्रीलिम्स हो या मेंस की क्लास हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। इसीलिए करवाते हैं ताकि कोई भी बच्चा मेरा किसी भी हालात में इंटरव्यू से बाहर ना निकल सके। डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में पूरे पटना में एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस संस्था है, जो आपके सपने को सबसे ज्यादा अहमियत देता है बनस्पत आपके पैसों की। तो अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन लेना तो आपके पास में ओपन है संस्था, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप से आपको ऐड कर लूंगा। साथ साथ में दोस्तों एक बात जरूर, थोड़ी सी बात बता देता हूं यहाँ पे कि आपको लगता है अक्सर एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं। एडवर्टाइजिंग इसलिए करते हैं ताकि आपके पैसे, आपके सपने और आपके वक्त तीनों बर्बाद ना हो जाए किसी दूसरे संस्था में, जहां आपके सपनों से ज्यादा अहमियत आपके पैसों का देता है। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको चाहते हैं कि बचा सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्टेज क्रिस्टल होते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कॉटेज जो होता है शुद्ध रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, यानी कि SiO2। ध्यान रखिएगा यहां पे जो है ये डेट, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप खुद देख लीजिएगा कि कौन से साल में ये पूछा गया है। मैं ये नहीं बताऊंगा और ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद ही देखना, बस ध्यान से आप हमारी जो व्याख्या करेंगे उसको बस सुनना है। कॉटेज जो होता है शुद्ध रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 के होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें कुछ जो है रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन जो होता है इसके रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप जो होता है यह प्रयोग में होता है, वे मानव निर्मित होते हैं। कार्टेज क्रिस्टल का जो प्रयोग होता है वो घड़ी में होता है, रेडियो में होता है और टेलीविजन में होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दृश्य स्पेक्ट्रम में के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो इसका सही आंसर होगा 3900 से लेके 7600 एम्पियर तक होता है। यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जिसके मानव नेत्र संवेदनशील होते हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य जो है पारस 3900 एम्पियर से लेकर 7600 एम्पियर तक का होता है। और हमारे चारों ओर वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाला जो प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश, वो जगत के विषय में जो है दृढ़ सूचनाएं जो है हमें उपलब्ध इन्हीं के द्वारा होते रहता है। तीसरा क्वेश्चन जो देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। जो परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसकी व्याख्या करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। नाभिक जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, परमाणु का केंद्रक होता है, एकदम सेंटर होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जो है अवस्थित रूप में जो है न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, दोनों अवस्थित रूप में होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है
और तथा न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो जिस कारण से, यही वो कारण होता है जिसके कारण नाभिक जो है धन आवेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। और इनकी खोज जो है क्रमशः आर्नेस्ट और रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। आर्नेस्ट, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक के द्वारा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वापतन। एक ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ऊर्ध्वापतन का प्रक्रमण होता है कि एक ठोस जो होता है वो पदार्थ सीधे द्रव में परिवर्तित होते बिना सीधे गैसीय अवस्था में हो जाता है। जैसे कि आप अगर कैंडल ले लेते हैं तो क्या एक ठोस है और सीधा ये गैस के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऊर्ध्वापतन। नेक्स्ट जो है सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 एनएम में दिखता है। 400 से 700। आइए इसकी चर्चा थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास जो होता है 100 नैनोमीटर से 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण या फिर दृश्य प्रकाश या फिर कहें तो अवरक्त किरण या अल्ट्रावायलेट में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है कॉस्मिक किरण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आवेशित कण होता है। कॉस्मिक किरण जो होता है यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग नहीं है। यह जो है उच्च ऊर्जा आवेशित कण होता है जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति में जो है गमन करता है, प्रकाश की गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द से प्रयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2G का मतलब होता है जनरेशन। अभी चल रहा है 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन। 2G दूसरी पीढ़ी का बेहतर संचार प्रौद्योगिकी है और G का शब्द होता है जनरेशन से, अर्थात उस पीढ़ी में, यानी सेकेंड जनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा वाटसन, यानी कि रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने वर्ष 1935 में पहली बार प्रायोगिक रडार, कभी कभी जो है रडार का भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता, तो ध्यान रखिएगा। रडार मतलब रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग जो है हवाई हमलों के पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में। अब हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, जरूर बताइए। नेक्स्ट जो है गॉड पार्टिकल है। तो इसका सही आंसर होगा हिग्स बोसोन। अब हिग्स बोसोन एक मूल कण है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हिग्स बोसोन जो एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना है वो 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है 2013 में किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण कहा जाता है। गॉड पार्टिकल जो है वो ईश्वरीय कण कहा जाता है, या कहें तो गॉड पार्टिकल जो है उपनाम दिया जाता है। हिग्स बोसोन कण का खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एलगेट ने वर्ष 2013 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें पुरस्कारित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट है सर सीवी रमन ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1930 में। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। आगे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, अब देखिए सीवी रमन कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा, जो कि देखिए यहीं पर आपका आंसर पता चल रहा है कि भौतिक शास्त्र है। तो भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। कौन थे। तो पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे जिन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह नोबेल पुरस्कार भारत से संबंधित विजेता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला था 1913 में साहित्य के लिए, अरविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में मिला था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में मिला था। उसके बाद मदर टेरेसा के लिए शांति के लिए 1979 में मिला था और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा 1/1000 मिलीमीटर।
देखिए क्वेश्चन क्या है, हमेशा आप देख रहे हैं साइंस के जो लोग अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अब तो कम से कम यहां से तो समझ में आ गया ना। अगर आप नहीं कहीं पढ़े हैं, कोई झूठ भी बोल रहा है या कोई आपको इधर उधर की बात कर रहा है, कम से कम इस क्वेश्चन के बाद तो आप कभी भी इधर उधर सॉफ्टवेयर आपका गड़बड़ाने की चांस नहीं है ना। क्योंकि अब तो पता चल रहा है ना कि आयोग कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता कि आपसे उम्मीद आयोग करता कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड में भी हैं तब भी 10th में 12th में आपने पढ़ा है साइंस, कम से कम 10th 12th 10th 9th और 10th में तो पढ़े ही साइंस है, और उसी से रिलेटेड है क्या, उसी के बेस पे तो अभी तक कुल सारा क्वेश्चन चल रहा है और थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ, जो कि करंट आपको पढ़ना ही है। तो बताइए कहां भारी है, कहां फंस रहे हैं क्वेश्चन में। और कुछ क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि बेवकूफ वाली क्वेश्चन रहता है, जो आयोग जानबूझ के डालता है बेवकूफ बनाने के लिए। तो इस पे आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा रंगीन पदार्थ के प्रभावन आश्वासन में, यानी कि किसी मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को अलग करने को जो है वो कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। मान लीजिए कोई मिश्रण है, उस मिश्रण को अगर अलग करना है तो उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा अलग किया जा सकता है। दो तीन का मिश्रण जो होगा, एक दो या दो से अधिक पदार्थों का जब एक दूसरे में मिल जाना तो मिश्रण कहलाता है, ये तो पता ही है। एक में तो हो नहीं सकता, दो या दो से अधिक में, तो उसमें जो है उसको सबको अलग करने की जो पद्धति अपनाई जाती है उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीक। नेक्स्ट जो है लोलक की कलाविधि यानी कि टाइम पीरियड, इसका सही आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि सरल लोलक की कलाविधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि 2 पाई अंडर रूट 1/g, जहां पे जो पाई होता है और जो जी होता है वो नित्यांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, और लोलक की जो कलाविधि होती है उसकी लंबाई जो एफ होती है वो कर्मानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बल गुणनफल है। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन का जो होता मल्टीप्लाई होता फोर्स। F इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। संवेग के परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो, u वेग गति से करते हुए t सेकेंड में v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग की परिवर्तन की दर होगा mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t, यानी कि F इक्वल टू m जो है कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, v माइनस यू, m यहां से कॉमन आ जाएगा, ये तो बचा क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, और F इक्वल टू क्या होगा, ma इक्वल टू a v माइनस यू इक्वल टू t। यही हुआ हमारा बल का, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी जस्ट ऊपर में ही पढ़े, ए इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन जो है वो सदिश नहीं है। बाकी सब सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है और वेग सदिश है, लेकिन सदिश नहीं है वो है आयतन। अब कैसे, आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इसको। सदिश राशि वे राशियां होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा भी बदलती है। परिणाम भी होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे ही हम कहते हैं सदिश राशियां। विस्थापन वेग बल सदिश राशि होती है, और अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल जो है परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती है, और आयतन एक जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट जो है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान, यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का वेग v, तो उसका संवेग जो होगा mv होगा, और संवेग के वेग का अनुपात जो होगा mv डिवाइडेड बाई v होगा, और v भी कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ m बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा 1000 मीटर। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 100 मीटर 1 हेक्टेयर मीटर, 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, इसका टू 10 टू द पावर -12 ग्राम को ही 1 पिकोग्राम कहते हैं, 10 टू द पावर -12 ग्राम को। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, मान लीजिए एक लिफ्ट के अंदर है और खड़े हो गए हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल
और जो लिफ्ट के फर्श पे जिस तरीके से भार लगाया जा रहा है वो क्या है, आपके पास में ऑप्शन यहां पे है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। यानी कि लिफ्ट जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते आते लिफ्ट का फर्श और व्यक्ति का जो दबाव जो होता है, दबाव वो नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा बल जो लगाया जाता है वो बिल्कुल भी जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की परिवर्तित कहते हैं? इसका सही आंसर होगा मैकेनिकल ऊर्जा। जब टरबाइन होता है, टरबाइन से डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, टरबाइन से डायनेमो में, तो मैकेनिकल ऊर्जा से। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1 यूनिट। अगर 100 वाट का बॉल जला रहे हैं और 10 घंटा अगर कंटिन्यू जल रहा है तो इसका मतलब है 1 यूनिट बिजली बिल आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में जो है अमोनिया क्लोराइड या कहें तो जिंक क्लोराइड को एक विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनेमो, डायनेमो क्या है? इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसी को कहते हैं डायनेमो। हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही डायनेमो का काम होता है। डायनेमो एक ऐसा संयंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और डायनेमो में आर्मीचर जो है चुंबकीय बल क्षेत्र का घूर्णन करता है, जिससे क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो होता है बल उत्पन्न करना शुरू कर देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म के रंगों को अलग किया जाता है। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, एक प्रिज्म को रख दीजिए तो प्रकाश जहां से आ रहा है तो वहां से अलग अलग रंगों में क्या कर देगा, इसे बदल देता है। यानी कि आपतित प्रकाश प्रिज्म के द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो कि 7 रंगों में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, एकदम याद रख लीजिएगा, जिसे प्रतीक डी के रूप में होता है, इंडिकेट हम डी के रूप में दर्शाते हैं और फोकस को एफ के रूप में दर्शाते हैं। अब इसमें क्या है, व्यक्त करें 1D = 1 मीटर। वन डी इक्वल टू 1/m है और इस प्रकार से इस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1m है, मीटर है। तो अभिसारी लेंस की क्षमता प्लस और अपसारी लेंस की क्षमता माइनस। ध्यान रखिएगा, अभिसारी का प्लस और अपसारी का माइनस होता है। अब आइए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। फोकस दूरी f = 1 लेंस की क्षमता 1/2 = 0.5 मीटर या कहें तो 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर की तरफ जो है, चुंबकीय सुई जो है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो है ये संकेत करता, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्ति ट्यूब के निम्न दाब पर पारे के वाष्प को पैदा करता है। अब क्या होता है, ट्यूब के सिरे पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा जो है वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है और यही पराबैंगनी किरणें नालिका के आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश जो है ये उत्सर्जित करती है।
नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है और यूरेनियम धातु का उपयोग विद्युत ऊर्जा के रिएक्टर में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को अगर छोड़ रहे हैं तो कमरे ठंडा हो जाएगा, जो कि जिसको हम एसी कहते हैं। संपीड़ित गैस को अगर छोड़ा जाए तो कमरे का तापमान आसानी से गिर जाता है, जिसका कमरा ठंडा हो जाता है। यानी कि संपीड़ित गैस जो है एसी में भरा रहता है, जिसको चलाते हैं तो कमरे का तापमान पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु का बना होता है। टीन और शीशे के एक मिश्र धातु का। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रंगा शीशा और मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक बिल्कुल निम्न होता है। लघु पतन, अति भारण और वोल्टता की वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान के अधिक हो जाती है तो फ्यूज जो है वो गलकर टूट जाता है और इसी की कीमती इलेक्ट्रिक सामान जो है बच जाती है कि यहीं पे लाइट जो है आगे बढ़ नहीं पाती है, जिससे जो भी उपकरण होता है वो सारे के सारे बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालकता का लक्षण है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अनंत परागम्यता। यानी कि 1911 में डच भौतिकी वैज्ञानिक यानी कि एच.के. ओनेश ने प्रतिरोधता पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को और कुछ केल्विन ताप को ठंडा करने पे उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। तो ओनेस ने यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के तापमान पर जब पारे को विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, 4.2 टेम्परेचर पे जब पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता, तो यह पाया गया कि न्यूनतम ताप पर अनेक तत्व जो भी अन्य तत्व हैं और यौगिक ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं और ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थ को अति चालकता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा जो व्यवहार करते हैं ऐसे पदार्थ को अति चालकता कहते हैं। और अति चालकता कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा का ह्रास के बिना ऊर्जा के ह्रास के बिना विद्युत धारा जो है प्रभावित होती है और विद्युत प्रभावित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। और यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अति चालकता का जो है दक्षता पूर्वक जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के टुकड़े को प्रातःकाल छुए तो लोहे का जो टुकड़ा होता है वो होता है ठंडा। क्यों? इसका सीधा सा मतलब है कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है उष्मा का जो है अच्छा चालक है, इसीलिए जो होता है लोहा ठंडा होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद भी तुलनात्मक ढंग से लोहे का टुकड़ा जो है ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा जो होता है इतना ठंड नहीं लगता है। नेक्स्ट है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर आप खोल कर रख देते हैं, ध्यान रखिएगा, तब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप अंततः कमरे का थोड़ा जो है गर्म कर सकते हैं। अगर आप कमरे का तापमान गर्म करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दीजिए, बस इतना ध्यान रखना है। यानी कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रखिए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर होगा तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी की पश्चात पुनरावृत्ति होती है और इसी दूरी को जो हम कहते हैं वो कहते हैं तरंगदैर्घ्य। पढ़ने के काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं जो पढ़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सीधा सा मतलब है उत्तल। अब देखिए ये हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है, उत्तल, अवतल, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, और हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है और हर बार हम गलत करते हैं। आइए आज समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। पढ़ने का काम आने वाला ग्लास जो होता है वस्तुतः जो होता है दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करना। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है।
परंतु निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं, मतलब दूरदृष्टि का मतलब समझ रहे हैं ना। दूरदृष्टि का मतलब है कि आप जो है दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, और निकट का मतलब होता है कि आप जो है निकट के वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जो रखी हुई वस्तु है वो निकट में आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, और इसी दोष को उचित फोकस दूरी में उत्तल लेंस का उपयोग करके हम इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। किसको? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो इसका सही आंसर होगा 330 मीटर प्रति सेकेंड है। अब क्या है, आप इसमें खुद ही चूज करके देख लीजिए सबका डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसका सही आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। कैसे? तो प्रकाश विकिरण जो होती है वो प्राकृतिक तरंग और कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश का विकिरण तरंग और कण दोनों गुणों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है, क्यों? अगर आप देखिए तो आकाश नीला लगता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की उपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी कि वायुमंडल में अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से यह प्रकाश सभी दिशाओं में जो है प्रकीर्णित कर देते हैं, और यह प्रकीर्णन में बैगनी और नीला वर्ग का प्रकाश जो है सबसे अधिक निकलना शुरू होता है, और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी, लाल रंग के प्रकाश जो है प्रकीर्णन होता है, अतः प्रकाश का नीला प्रतीत होता है। इसी वजह से जो है आकाश का रंग नीला हमें दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है, और इसका आयतन जो है न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है, क्यों ऐसा होता है कि वर्षा का बूंद जो है गोलाकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव की वजह से। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति जो है पृष्ठीय तनाव की वजह से होता है। पृष्ठीय तनाव जो है आणविक आकर्षण का परिणाम होता है, और वर्षा की बूंद जो है वो पिघली धातु की बूंद आदि से सभी गोलीय हो जाती है, और क्योंकि उनकी सतह जो है सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है, और एक निश्चित आयतन के लिए जो है गोलीय आकृति के निश्चित सतह में क्षेत्रफल की न्यूनतम हो जाती है, इसलिए वो गोल हो जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपके पास में ऑप्शन और आंसर दोनों है। ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा बीच में होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण चंद्रमा का बीच आना, इतना ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके कारण सूर्य कुछ हिस्सा जो होता है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी सूर्य का कुछ हिस्सा नहीं दिखता है, तो इसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। याद रखिएगा, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक होती है, और 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्ध में दिन और रात जो होती है वो समान होती है। एकदम रट जाइए आप, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, रट जाइए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहां से पूछेगा, और पता है आयोग को कि यह क्वेश्चन दे दो बच्चे को आसानी से क्लीन बोल्ड कर लोगे, क्योंकि बच्चा पक्का ही कंफ्यूजन में रहेगा, तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है? तो इसका सीधा सा मतलब है चंद्रमा से आती है, ये तो जानते ही हैं। महासागर में ऊंची जल तरंग जो होती है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है। पृथ्वी से सूर्य की तुलना में जो चंद्रमा नजदीक है, और उसके आकर्षण बल के कारण जो होता है वो समुद्र की तरंग ऊपर उठना शुरू कर देती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल है इतना प्रभावी नहीं हो पाता है, अंततः उसके द्वारा जल तरंग ऊपर की ओर नहीं उठ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा उसका भार बदल जाता, परंतु द्रव्यमान वही रहता। द्रव्यमान वही है लेकिन सिर्फ उसका भार बदलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पत्थर को चांद की सतह से लाया जाता है तो उसके भार के मान बदल जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है लेकिन वह भार भौतिक राशि है जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल से प्राप्त होता है, W = mg।
चूंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के गुरुत्वीय कम होता है, अतः वस्तु का भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होता है सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है और इस ऊर्जा को अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में विकिरण होते रहता है। पृथ्वी के अन्य सौर ग्रहों से इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है और पृथ्वी में लगभग 4.5 इंटू 10⁸ भाग जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर क्वेश्चन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 1975 में। तो सबको पता है, लेकिन डेट भी याद रखिएगा क्योंकि देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 19 अप्रैल 1975 को। ये क्वेश्चन में डेट आप याद कर लीजिए क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्लूटो पे। यानी प्लूटो पे वर्ष जो है सबसे अधिक होता है, जिसकी कक्षीय परिक्रमण काल दिन में 90,588 होता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी थोड़ा चर्चा में रह गया था। सी 8.5 मिनट। इस बार 65th में भी यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चर्चा में ला दिया था आयोग ने, और देखिए हर बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूर्य से प्रकाश की धरती के सतह पहुंचने में लगभग जो है 8.3 मिनट लगता है और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 150 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है और प्रकाश की चाल 10⁻8 जो है 8 है। 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। ध्यान रखिएगा, बुध और बृहस्पति, पहले बुध है उसके बाद बृहस्पति है, तो बड़ा बृहस्पति और छोटा बुध हुआ। बृहस्पति का औसत व्यास जो है 142.4 हजार किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फास्ट बेसिक है, सी प्रोग्रामिंग है, फोर्ट्रेन है, लेकिन फास्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन। साधारणतः मिश्र धातु का प्रतिरोधक इन्हें बनाने वाली शुद्ध धातु और अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप में इसका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है और इस कारण से इसका उपयोग विद्युत प्रेस, उसके बाद टोस्टर आदि समान विद्युत तापन में युक्त होता है और साथ में केवल टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है इन तंतुओं में, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जेर्मेनियम। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत प्रतिरोधक के मान चालकों को विद्युत प्रतिरोधक के बीच का होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये समांतर क्या होते हैं? चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और वो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग जो है हम ट्रांजिस्टर में करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, इसका सही आंसर होगा सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक अंदर में जो रहता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हो जो मुख्य अवयव है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा ही सबसे बड़ा वैकल्पिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। सौर ऊर्जा
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का काम कम परमाणु वाले तत्व में टूटना, और इस विखंडन का परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रेडॉन। वायु में जो है रेडॉन गैस नहीं होती है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन वायु में पाई जाती है, लेकिन रेडॉन जो है वो नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाट पर। बिजली का खपत बिल जो होता है किलो प्रति वाट या कहिए तो वाट मापा जाता है, अतः विकल्प ए ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु मानी जाती है और इसका परमाणु संख्या जो होता है 92 और परमाणु भार जो होता है 238। इनसे 2A कब छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा 10 जुलाई 1992। देखिए उस टाइम का क्वेश्चन थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो आज का जो है ये सीरीज जो था घटना चक्र का महासंग्राम, जिसमें हमने भौतिकी का चर्चा किया और हर वो क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आयोग हमेशा पूछता है उन सारी क्वेश्चनों को आपके सामने रखने की कोशिश किया और साथ साथ में हर एक क्वेश्चन की व्याख्या सहित हमने चर्चा किया बताने की जितना जरूरत है। कुछ क्वेश्चन बेकार होते ही हैं, हर सब्जेक्ट में होता ही, हर एग्जाम में होता है, उसकी टेंशन नहीं लेना, लेकिन हाँ जो चीज चाहिए जहां पे मैंने बताया हमेशा आयोग पूछा उस क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना। दोस्तों कैसा लगा ये सीरीज हमें जरूर बताइएगा। अब साथ साथ में थोड़ी सी कोशिश ये करने की इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये बिहार का घटना चक्र का महासंग्राम चल रहा है और इसमें हम देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स में अब तक जो भी रसायन शास्त्र में आया हुआ क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को व्याख्या सहित चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से 30 से 40% क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो अगर यहां से रिपीट हुआ और आपका अगर नहीं बनता है तो फिर कहीं ना कहीं गलत है या फिर आप अच्छे से पढ़े नहीं हैं। साथ साथ में दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खुल समाप्त होगा उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन है सीओ सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पर प्रीलिम्स हो या मेंस हो दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज़्यादा आपके सपनों की परवाह करता है। अगर आप इस संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9015148776 पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रोमीन होता है, ऑप्शन आपके सामने है एग्जैक्ट और ये जो नीचे में साल दिया हुआ है उसको ध्यान से आपको देखना है, बाकी मैं आपको डायरेक्ट व्याख्या ही बताऊंगा। ब्रोमीन क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल द्रव्य होता है ब्रोमीन। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है ब्रोमीन। जो है गहरा लाल रंग धारित है, तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है। ध्यान रखिएगा वाष्पशील द्रव्य है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और यह कमरे के तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। अगर कमरे में रखिएगा तो यह द्रव की अवस्था में रहता है और यह ज्वलनशील और जल के अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसे हेलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन 17 का सदस्य है और 17 के सदस्य को हेलोजन वर्ग के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, जो वेल्डिंग में प्रयोग होती है गैस वो क्या चीज की गैस होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का होता है। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन, याद रखिएगा एसिटिलीन और ऑक्सीजन, यानी कि अगर याद ना हो तो ऐसे मैं आपको याद करवा दूं। एसिटिलीन हम जैसे याद किए थे, एसिटिलीन मतलब क्या? एसी में, ठीक है ना, एसी में क्या करना है? ऑक्सीजन को डालना है, यानी एसिटिलीन, ठीक है ना, एसीटीन को कर देना है। एसी जो है अब टीन का बना दीजिए और उसमें जो है ऑक्सीजन को डाल दीजिए, तो एक एसिटिलीन और ऑक्सीजन। बस कोई ट्रिक लगाइए। अभिक्रिया के द्वारा जो है ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर, उसी ताप के माध्यम से धातु को पिघला देता और जोड़ता है अथवा ठीक करने का काम किया जाता है।
ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का सबसे अधिक प्रचलित विधि है, जिसमें ऑक्सीटिलीन मतलब क्या है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है, जो धातु को पिघला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो इसका सही आंसर है जस्ते की परत होती है। याद रखिएगा, जस्ते की परत होती है। लोहे एवं इस्पात के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत जो है चढ़ाने की विधि को जो है वो कहा जाता है यसद लेपन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइज्ड कहते हैं, जिसकी अभिष्ट उत्तर जो होगा ए होगा, यानी कि जस्ता होगा, जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कपड़े साफ करने के प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सल्फोनेट। याद रखिएगा, सल्फोनेट। डिटर्जेंट अदरक अथवा आद्रकों के यौगिक होता है, जो कि तनुकृत अवस्था में सफाई के गुणों को प्रदर्शित करता है। वस्तुतः ऐसे पदार्थ जो होता है एल्किल बेंजेन फेल्सोनेट्स होता है। ध्यान रखिएगा, एल्किल बेंजेन सल्फोनेट्स होता है, और ये डिटर्जेंट कठोर जल में भी जो होता है ये क्या करता है, आसानी से घुल जाता है। जहां भारी जल होता है उसमें भी आसानी से इसमें घुल जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, यानी कि पसीने का मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होता है। इसीलिए अगर कभी पसीना को गलती से टेस्ट लिए होंगे तो ये नमकीन लगेगा। पसीने में मुख्यतः जो होता है नमकीन की वजह से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व जो है पाया जाता है। सारे के सारे याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, आयरन इसमें पाया जाता है, इसलिए अभिष्ट उत्तर होगा ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीला थोथा। ध्यान रखिएगा, नीला थोथा, नीला थोथा जो है उसका रासायनिक रूप है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक रूप है नीला थोथा का। नीला थोथा एक रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट का सूत्र जो है CuSO4 और 5H2O होता है, और यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में जो है रंगीन होता है, परंतु हाइड्रोट्रेड लवण नीले रंग का होता है, और नीला जो रंग होता है नीला थोथा जल में आसानी से क्या होता है, घुल जाता, परंतु मध यानी कि एल्कोहल में जो है घुलनशील होता है नीला थोथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। कैसे, आइए इसकी व्याख्या करके थोड़ा सा देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य होता है घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में प्लेटिनियम का सर्वाधिक घनत्व जो है गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 किलोग्राम घन सेंटीमीटर होता है, और चांदी का 10.5 और पारा का 13.54 सेंटीमीटर तथा सोने का 19.32 घनत्व होता है। नेक्स्ट है स्टेन स्टेनलेस जो स्टील होता है एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक, इनमें से एक भी नहीं, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही होगा। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं में समांगी मिश्रण के मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे तथा कार्बन यानी कि सी, निकेल, Ni, क्रोमियम, Cr को निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कि कठोर होता है और इसमें जंग जो है कभी भी नहीं लग पाता है। नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, और यह है, तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम है। यानी कि जिप्सम जो है जिसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 × 2H2O होता है, जिसे 373 केल्विन पर गर्म करने के बाद जो है जल अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी CaSO4 × 1/2 H2O बनाता है, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा एल्कीन। एल्कीन कहलाते हैं, यानी कि कार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन
द्विबंध वाले और संतृप्त श्रृंखला के जो है एल्कीन कहलाते हैं या कहते हैं। एल्कीन कार्बन और कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कोहल एल्काइन जो होता है त्रियाबंध वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और परमाणु के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरित से जो बंधन बनाते हैं इन्हें विद्युत संयोजक बंधन या फिर रासायनिक बंधन कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर जो होगा एसिटिक अम्ल, जिसको कहते हैं सिरके, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है और रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC में नाम जो है वो है एथनोइक अम्ल। ध्यान रखिएगा, IUPAC में नाम जो है एथनोइक अम्ल होता है, जिसे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल या कहे तो प्रतीकात्मक समूह होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? कार के बैटरी में जो प्रयोग होता है अम्ल उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है और यह बैटरी जो है वो विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है, जिसका उद्देश्य होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट जो है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। जैसे सोडा वाटर की बोतल जो है अगर खोलते हैं तो उस पर निकलती है गैस, उसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अतिक्षेपित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन, खनिज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अकार्बनिक ठोस। खनिज जो है वो अकार्बनिक ठोस होता है, यानी कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस होता है, जिसकी संरचना जो है रवाकृत होती है, रवा की तरह होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है आइए देखते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया अंदर? तो इसका सही आंसर होगा प्लूटोनियम। याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को फैटमैन, ध्यान रखिए फैटमैन नाम से बम जो है नागासाकी जापान पर गिराया गया था, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम, जिसको लिटिल बॉय कहा जाता है, विस्फोटक के रूप में यूरेनियम किया गया था। हिरोशिमा पर यूरेनियम और नागासाकी पे प्लूटोनियम। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु जो है निम्न में से प्राकृतिक तत्व पे मिलता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पोटेशियम। सबसे अधिक जो है वो क्रियाशील धातु पोटेशियम है। नीचे दिए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। क्रियाशील धातु पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नलिखित है, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित लौह अयस्क में बेलाडीला किसका खनन होता है? बेलाडीला में जो है किसका खनन होता है? तो इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट का। ध्यान रखिएगा बेलेडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बेलेडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ी जिले में स्थित है, याद रखिएगा, और यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में जो है अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा में होती है, कर्नाटक में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है और तमिलनाडु के राज्यों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो है वो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि निकेल बारीक चूर्ण के उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल के साथ में हाइड्रोजन बसा बनाती है और यह क्रिया जो है वो तेलों को हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 से 180 सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो वनस्पति घी मिलता है। आयोडीकृत लवण में रहता है, इसका सही आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान रखिएगा आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड।
आइए इसको समझते हैं। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki संरचना भौतिकी गुण में खाद लवण यानी कि टेबल सॉल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने का समानतः इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडेट का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। खानों की नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका सही आंसर होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा ही जो है NaCl बनता है, नमक। चलिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मध्य अभिक्रिया के निर्मित नमक यानी कि उदासीन लवण कहते हैं, जिसे NaCl या फिर जो है KNO3 कहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। यानी संसार में सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन जो है मुक्तः पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक मुक्तः कार्बन पाया जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो सिगरेट जिससे जलाया जाता है उस लाइटर में कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? तो याद रखिएगा उसमें ब्यूटेन भरी जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूटेन भरी जाती है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र जो है C4H10 होता है और इसका प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर में इसका किया जाता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? टेफ्लॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेफ्लोरोएथिलीन का। यानी कि पॉलीट्रोफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि PTFE का ठोस जो है फ्लोरोकार्बन है और इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह विशेषता जो है बर्तनों पर ना चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट जो है बनता है। अब इसको डिटेल से थोड़ा समझते हैं क्या है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है और इसका रासायनिक नाम जो है पॉलीऑक्सीबेंजाइल मिथनिल ग्लाइको एनहाइड्रोड है। यह जो है थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रीजन होता है जो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है और इसकी खोज 1907 से 1909 के मध्य जो है बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने किया था। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यानी कि घरेलू ईंधन में जो प्रयोग होने वाले LPG अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG में रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधक पदार्थ यानी कि मरकैप्टन, ध्यान रखिएगा मरकैप्टन आदि मिलाया जाता है जिससे उसमें गंध आ जाए। नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को हटाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि पाइसीकरण के द्वारा, ध्यान रखिएगा पाइसीकरण के द्वारा जो ग्रीस को हटाता है साबुन। पाइसीकरण का समांतर ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए साबुन जो है, साबुन के अणु दो भागों में होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील है तथा जल में जो है विलय ध्रुवीय भाग। यह जो है पाइरेसीकरण के द्वारा साबुन के अध्रुवीय एल्किन समूह तेल या फिर कहें तो ग्रीज को घोल लेता है अर्थात ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है और जब ये ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटे छोटे बूंदों के रूप में जल से निलंबित हो जाता है और जल के बहाव से सरलता से बह जाता है। सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। अब आपको सूची एक सूची दो देख लीजिए, क्वेश्चन आपको यहां पे सुमेलित करवाता हूं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि
एस्पार्टेम का सही आंसर होगा कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन का प्रतिशीतक, न्यूप्रिन का संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल का प्रतिहेस्टिमीन, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी H2SO4 की। यानी कि वातावरण में प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों में एवं प्राकृतिक में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर क्या करता है, ऑक्सीजन में बादलों के जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को बनाकर पृथ्वी पर गिरती है और इसे ही कहते हैं अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा समानतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा उसमें सर्वाधिक होती है, लगभग 70%। याद रखिएगा, सब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है। शुष्क बर्फ है, आइए जानते हैं शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ है, इसका सही आंसर होगा बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले जो है ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के रूप में बदल जाती है, यानी कि बिना द्रव का रूप धारण करते हुए गैस के रूप में बदल जाती है। इसे ही हम कहते हैं शुष्क द्रव। तो दोस्तों आज का जो है ये जो चल रही थी हमारी रसायन शास्त्र का सीरीज, ये पहला सीरीज था। इसमें और 2 सीरीज अभी बचा हुआ है, लेकिन आज यहीं तक रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको बोरिंग भी ना करे। कम से कम धीरे धीरे करके आपको पता चले कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन बस पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार देखने की ज़रूरत जरूर है। जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर से ही कहीं न कहीं से लगे होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बात और, हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पास में मैं हूँ, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास में मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ, और बहुत ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके पास में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बड़े शहरों में जाके लाखों रुपया बहा सके। ऐसे में उसके लिए जो है गॉड फादर आप ही बन सकते हैं। तो हो सके तो प्लीज़ 1-2 ग्रुप से तो आप ज़रूर जुड़े होंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।